हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हमारा इम्यूनोलॉजी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल मीडिएटर्स। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था फिज़िकल बैरियर्स, जिसमें हमने स्किन के बारे में देखा था और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में देखा था। ये देखा था कि कैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है, जो हमारे पैथोजन होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और जो है मतलब इस तरीके से जो है पैथोजन को जो है पकड़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल मीडिएटर्स किस तरीके से काम करते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो हमारे जो केमिकल मीडिएटर्स हैं ये हमारे जो है माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और तब प्रोवाइड करते हैं कि जब हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है ना, इस वजह से। तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं, जो केमिकल मीडिएटर्स के अंदर आते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं, कैटाइन पेप्टाइड्स हैं, इंजाइम लाइक लाइजोजाइम्स हैं। अभी जब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे ना, तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं। मतलब हमारे ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स अभी तक हम लोगों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक, ये सब नया नया है। तो हमारे ब्लड में ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जब आपका पैथोजन इंटर कर जाएगा ना, जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को ऐसा पता लगेगा, तब वो एक्टिवेटेड होंगे, वरना नॉर्मली आपके ब्लड में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोटीन है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब प्रोटीन जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ पार्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, वहीं से फिर जो है ये ब्लड के थ्रू जो है सिक्रिएट कर दिए जाते हैं, मतलब वो वहीं से जो है सर्कुलेट करा करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इनका काम क्या है। देखें, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, आपको पता है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। तो जब वो एंटीबॉडी बनाती है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडी को सपोर्ट करते हैं। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडी है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दे वर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय द एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एक्शन जो एंटीबॉडी का है उसको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और एम्पलीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना उनको जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कह रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी का काम है उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना कि एक इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में क्या है, एक ब्रिज है, एक रिलेशन आप कह सकते हो ना, कि एक साइड का दूसरे साइड को हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिज ऑफ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंड रिमूव इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जो भी आपके जो माइक्रोब्स वगैरह हैं उसको रिमूव करने में हेल्प कराएगा। ठीक, अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिर्फ कोई एक तरीके का प्रोटीन नहीं होता, ये 30 टाइप्स ऑफ होते हैं, ओवर 30 सीरम प्रोटीन्स होते हैं, जो कि इनका अलग अलग तरीका है, अलग अलग सीक्वेंस है, ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, देखें कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स in response to certain microorganism result in a controlled enzymatic cascade। तो वही मैंने बताया ना, एक प्रोटीन आके दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा प्रोटीन तीसरे को एक्टिव करेगा, और वो दोनों मिलके किसी और को करेंगे। तो ये एक बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला जो है कैस्केड सिस्टम चल रहा है, जो कि क्या करता है, फिर जो आपका पैथोजन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये उसको टारगेट करते हैं, ये उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं और उस वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को जो है थोड़ा सा फिर से रिवाइज़ कर लीजिए कि ये एक सॉल्युबल प्रोटीन से आपके लीवर ने इसको सिक्रिएट किया था। ठीक है, आपकी ब्लड में नॉर्मली पाए जाते हैं और इनकी एबिलिटी है और कि ये एम्पलीफाई कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसको, एंटीबॉडी के फंक्शन को। ठीक, तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पड़ा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पड़ा है, सॉरी। ठीक है, और ये क्या है, ब्रिज, एज अ ब्रिज काम करते हैं इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में।
ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 30 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, कैसा काम होता है इनका? जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये जो है एंजाइमेटिक कास्केड की फॉर्म में जो है फंक्शन करते हैं। एक दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा और तीसरा मिलके कोई चौथे को एक्टिव करेगा। ठीक है, इस तरीके से एक्टिव करते हैं। और ये किसको टारगेट कर रहे होते हैं? ये आपका जो पैथोजन आया है ना, उसके जो है ऑर्गेनिज्म को जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की उसको जो है ये टारगेट करते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। ठीक, अच्छा अभी हम पॉज लेते हैं क्योंकि जो है शोर हो रहा है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइटोकाइंस। ठीक है, तो साइटोकाइंस देखें हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थे ये वो भी सॉल्युबल थे, और हमारे जो साइटोकाइंस है ये भी सॉल्युबल है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये भी कम है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक सेल सीक्रिएट करता है। अच्छा, इनको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर मीडिएटर्स। मतलब एक सेल ना दूसरे सेल को सिग्नल देता है, उसको बताता है, उसको मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, तो ये मैसेज कन्वे करवाते हैं, इस वजह से मीडिएटर्स हैं। जैसे कि एक सेल है, उसको किसी तरीके का जो है कुछ समझ में आया तो वो दूसरे सेल को बताना चाहेगा कि देखो मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो जो है ना सीक्रिएट करता है। एक सेल जो है कुछ साइटोकाइन सीक्रिएट करता है, वो दूसरे के पास जाते हैं तो वो उसको मैसेज कन्वे कर देते हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि इंटरसेलुलर मीडिएटर्स है। ठीक, अच्छा तो कौन कौन से जो है इसमें आते हैं हमारे साइटोकाइंस? मोनोकाइंस है, लिम्फोकाइंस है, इंटरल्यूकिन्स है, इनका नाम आप बहुत बार सुनेंगे। इंटरफेरॉन्स है, इनका नाम भी आप सुनेंगे। ठीक है, तो ये इम्यूनो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, इनेट में भी और एडेप्टिव में भी। ठीक, अच्छा देखें कि जब एक सेल होता है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो जो सेल होता है वो आपका इंटरफेरॉन को वो करता है, सीक्रिएट करता है। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आता है? इसमें दूसरे वाले सेल को समझ में आ जाता है अच्छा इंटरफेरॉन सीक्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कैसा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है। तो कोई ना कोई या किसी भी तरीके का मैसेज तो ये कन्वे कर रहे होते हैं एक दूसरे को, इनकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो साइटोकाइंस जो हैं आपके लो मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, सेल मीडिएटर्स हैं, दो सेल के बीच में जो है ये मैसेज को कन्वे कराएंगे। मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स ये टाइप्स हैं इनके। ठीक है, मतलब ये जो है सारे क्या है? साइटोकाइंस हैं। अच्छा, कोई सेल अगर वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो वो क्या सीक्रिएट करता है? इंटरफेरॉन सीक्रिएट करता है। ठीक है, ये इम्यूनो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, इनेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज में। ठीक, अच्छा इंटरफेरॉन्स आर द साइटोकाइंस मेड बाय द सेल इन अ रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, विच एसेंशली इंक्लूड द जनरलाइज एंटीवायरल स्टेट ऑफ सराउंडिंग सेल्स। तो वो सराउंडिंग सेल्स को जो है ये बात पहुंचा देता है कि देखो एक वायरस इन्फेक्शन है यहाँ पर। ठीक, अच्छा देखो कीमोकाइंस क्या हो गए? कीमोकाइंस जो है तो जो हमारे कीमोकाइंस हैं ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इनका रोल देखें कैसे होता है। ये ना हेल्प करते हैं गाइडेंस में। किसकी गाइडेंस में? WBC की गाइडेंस में। क्या गाइड करते हैं? ये गाइड करते हैं कि WBCs आप इधर आइए, इधर इन्फेक्शन है और इधर आप आके हेल्प करिए। ठीक है, तो ये कैसे गाइड करते हैं, कैसे रास्ता दिखाते हैं? दरअसल जैसे कि आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है, आपका कोई भी ऑर्गन है, देखिए ये हमने ऑर्गन बना दिया ऐसे ही। अच्छा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपके कीमोकाइंस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और जो ये आपका ऑर्गन है इसकी जो ऊपर की लेयर है, सरफेस है, ये एपिथेलियल लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, किससे बनी हुई होती है? एंडोथेलियल, सॉरी एपिथेलियल कह रहे हैं, एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, उससे अटैच होते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। क्या अटैच होते हैं? प्रोटियोग्लाइकन्स। और ये प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, आपका कीमोकाइन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज से आके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। तो जब वो ब्लड में जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो जब उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ पर इन्फेक्शन है, वो आके यहाँ पर क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं। और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो ये मतलब कि WBC को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आइए आप मेरे पास आ जाइए, आप मेरे पास आ जाइए। ठीक है, तो WBC को एक रास्ता मिल जाता है कि अच्छा यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर हम आते हैं। ये पहुँच के क्या करते हैं? सिग्नल जो है दे देते हैं। जैसे कहीं दिक्कत हुई हो और लोग पहुँच जाएँ, फिर वो कहें भाई भाई आओ आओ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, है ना। तो यार देखो देखो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ देखो क्या हो गया है, यहाँ इनकी मदद करो आके। तो WBC जो है फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है,
ऐसे प्रोटीन से जो पॉजिटिवली चार्ज है उनका सेंट्रल रोल किस में है, गाइडिंग में है। किसकी गाइडिंग में, गाइडिंग द माइग्रेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, कैसे काम कर रहे हैं, दे बाइंड टू द सरफेस ऑफ एंडोथीलियल सेल। कौन से सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, इस एंडोथीलियल सेल में क्या है, एंड टू द एंडोथीलियल सेल में वो जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटियोग्लाइकन्स है ना, वहाँ पर जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। बाय बाइंडिंग टू द G प्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिफिक ब्लड सेल, ठीक है। कीमोकाइंस अट्रैक्ट दीज सेल्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ऑर्गन एंड गाइड देम टू द, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन। देखिए क्या बता रहे हैं कि ये दोनों जगह काम करेंगे। ये आपका जैसे कि WBC है, ठीक है, WBC किसी भी शेप का है, अलग अलग शेप के होंगे, ठीक है। और इसके पास जो है आपका एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको हम कह रहे हैं G प्रोटीन रिसेप्टर। तो इसका ये G प्रोटीन रिसेप्टर हो गया, ये कुछ ऐसे दिखता है। तो ये कीमोकाइंस है, ये इस पर भी अटैच हो गए, और ये इस पर भी अटैच हो गए, ये दोनों पे अटैच है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, कि अब आप इधर आओ, अब आप इधर आओ, ठीक। तो फिर से देख लीजिए कि क्या है कि जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, सेंट्रल रोल गाइडिंग में है इनका, वाइट WBC को गाइड करने में। क्या करते हैं, ये एंडोथीलियल सेल से जो है बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और एंडोथीलियल सेल में क्या होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ठीक है। तो वो उससे बाइंड कर जाते हैं क्योंकि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा, WBC में कैसे काम कर रहे होते हैं, WBC में इनका जो है जो रिसेप्टर होता है G प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक, उसको जो है उसमें ये बाइंड कर जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कीमोकाइंस अट्रैक्ट दीज सेल्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द ऑर्गन एंड गाइड देम टू द स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द ऑर्गन, ठीक है। और वहाँ पर वो माइग्रेशन भी स्टॉप करवाते हैं। तो ये हमारा साइटोकाइंस का रोल। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का रोल, अब साइटोकाइंस का रोल, ठीक। तो साइटोकाइंस का रोल क्या था, ये इंट्रासेलुलर मीडिएटर्स थे, इम्यूनो रेगुलेशन में इनका काम था। ये जो है WBC को जो है गाइड भी करते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो मोनोकाइंस है, लिम्फोकाइंस है, इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरॉन है, ये अलग अलग जैसी जैसी कंडीशन होंगी उस टाइप के जो है सिक्रिएशन सिक्रिएट होंगे और वो अपना एक पर्टिकुलर मैसेज लेकर आएंगे। जैसे इंटरफेरॉन जब सिक्रिएट होता है जब वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। तो अब हमारा साइटोकाइंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं जो कि शक्लें पहचानते हैं माइक्रोब्स की। जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये पहचानते हैं कि अच्छा ये कुछ जो है ऐसा दिख रहा है कि ये सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, किसके, माइक्रोब के। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये पैथोजन का जो पैटर्न है कि किस वो शक्ल में है, उसका जो भी पैटर्न है उससे जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये एबिलिटी होती है इनके पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न, कि जो आपके पास पैथोजन आया है उसका जो भी मॉलिकुलर पैटर्न है उसको जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे जैसे माइक्रोब्स अलग होते हैं उनका अपना अलग अलग जो है पैटर्न होता है। तो अलग अलग तरीके के हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो देखें कि कौन कौन से जो है, अच्छा जो लोग जो है रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं उनको हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। और ये मैमल्स में बहुत अलग अलग तरीके के क्लास हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स में हैं वो। तो देखिए कि ये मैनी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी हैव अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न। इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैथोजन से एसोसिएटेड जो भी उनका मॉलिकुलर पैटर्न है उसको, ठीक है। और ये जो भी पैटर्न होता है ये माइक्रोब स्पेसिफिक होता है। जाहिर है सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं, जैसा माइक्रोब आता है उसका जो चेहरा है, ठीक है, वो अलग है, उसका पैटर्न अलग है। तो ये जो भी जो है आपके मॉलिकुलर पैटर्न्स हैं ये माइक्रोब स्पेसिफिक है, जैसा माइक्रोब आएगा वैसे ही उसका पैटर्न होगा, ठीक है। और ये कौन रिकॉग्नाइज़ करता है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और ये बहुत बड़ी क्लास है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स आते हैं। मैमल्स में सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की, जिसमें कि हमारा टॉल लाइक रिसेप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिज लाइक रिसेप्टर है, नॉड लाइक रिसेप्टर्स और ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं।
2-3 नाम आप याद रख लीजिएगा, लेकिन अगर आप मतलब नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ, बाकी और भी देख लें कि सी टाइप रिसेप्टर है, ठीक है। और ये कौन सा था, एम लाइक रिसेप्टर है, AIM2 लाइक रिसेप्टर, ठीक। तो ये सारे रिसेप्टर्स आपके जो है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल में आते हैं। तो टॉपिक अभी बहुत सिंपल चल रहा है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, फिर हम लोग ने पढ़ा साइटोकाइंस, फिर हम लोग ने पढ़ा पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एक्यूट फेस प्रोटीन के बारे में। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपका भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करते हैं, अच्छा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में वर्क करेंगे और वो जो है पैथोजन की जो मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रक्शन करने में जो भी प्रोसेस होगा, जो भी इंजाइमेटिक कैस्केड जो है रन करेंगे, वो पूरा उसको कहलाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये जो एक्यूट फेस प्रोटीन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके काम को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना, उसको हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मैक्सिमाइज़ करते हैं एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, एंड ऑप्सनाइजेशन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो माइक्रोब आया है, अटैक किया, उसको हम कह रहे हैं इन्वेडिंग माइक्रोब, ठीक है। ऑप्सनाइजेशन मतलब क्या है, मतलब कि जब आप जो जैसे मैक्रोफेज है, ठीक है, वो तो नेचुरल है कि वो पैथोजन को क्या करेगा, खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर खाने से पहले जो है आप ये एक्यूट फेस प्रोटीन उसको फैसिलिटेट करें किसी भी तरीके से, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक अटैक करने वाला है और एक जो है मतलब आमने सामने 2 अपोनेंट है, वो दोनों लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीच में एक पहुंच जाए और वो एक की हेल्प करे, ठीक है, वो किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, वो एक को हेल्प करे, ठीक है, तो उसके काम को क्या कर रहा है, उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है ना, और जो है वो उसको घेरे, मतलब कि किसी एक को वो घेरे या जो है उसको किसी भी तरीके से जो है दूर से हिट करे, मतलब ऐसे ही चीज़ है, ठीक है। ऑप्सनाइजेशन मतलब माइक्रोब को जो है और इजीली जो है माइक्रोफेज के पास पहुंचा दे कि लो भाई, तुम तो इसे खाने वाले थे, मैं तुम्हें और भी जो है आसानी तरीके से इसको मतलब दे रहा हूँ, ठीक है। और भी जो है सजा देना माइक्रोब को जो है, और भी इजीली जो है उसको जो है पहुंचा देना किसके पास, माइक्रोफेज के पास। तो जो है एक्यूट फेज प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है क्या करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, उनके काम को जो है मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं, और जो आपका जो माइक्रोब आया है, जो इन्वेड करा है, ठीक है, उसके ऑप्सनाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटीन आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको जो है आपके ब्लड में ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन है। आर द ग्रुप ऑफ द हाइड्रोजिनस प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। कौन सीक्रिएट करता है, लीवर ही सीक्रिएट करते हैं। कब सीक्रिएट करते हैं, जाहिर है जब कोई माइक्रोब आएगा, ठीक है। ये आपकी बॉडी में परमानेंट पाए नहीं जाते, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था, ये आपके ब्लड में था ही था, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जब उसको जो है माइक्रोबल स्टिमुलस मिलेगा तब ये एक्टिवेट होता है। और ये कौन सीक्रिएट करता है, लीवर सीक्रिएट करता है। ये क्या होते हैं, हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक। अच्छा, इनका काम क्या है, इनका काम है मैक्सिमाइज करना एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और क्या करना, ऑप्सनाइजेशन ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रोब। अभी मैंने सबके टर्म्स बता दिए, इसलिए ना इजीली बोल दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ये एक ग्रुप है, ठीक है, जो भी ये काम करेगा, जो भी जो है एक्टिवेशन में जो मैक्सिमाइज़ करेगा एक्टिवेशन को या ऑप्सनाइजेशन में हेल्प करेगा, हम उनको एक्यूट फेस प्रोटीन ही कहते हैं। जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, सीरम एम्लॉइड प्रोटीन हो गया, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, कुछ साइटोकाइंस भी हैं ऐसे जो माइक्रोफेज खुद रिलीज़ करता है, उनको भी हम जो है एक्यूट फेस प्रोटीन की कैटेगरी में डाल देते हैं। साइटोकाइंस 1, 6, 8, ठीक है, released by macrophage upon the activation of bacterial stimuli। जब बैक्टीरिया आया तो जो है माइक्रोफेज क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, उसने साइटोकाइंस को क्या करा, रिलीज़ किया,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लीवर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्यूट फेज प्रोटीन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। लीवर को ये कब पता चलता है कि अब हमें जो है एक्यूट फेज प्रोटीन को सीक्रेट करना है, जब माइक्रोफेज जो है खुद साइटोकाइंस को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। तो साइटोकाइंस क्या थे, सेल मीडिएटर्स थे ना, मैसेज पहुंचाते थे कि भाई अब ऐसा हो गया, अब ये वाला काम करो तुम, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है साइटोकाइंस। तो माइक्रोफेज जो है ये सब साइटोकाइंस रिलीज़ करता है, कौन से, 1, 6, 8। तो हमारे लीवर को पता चलता है कि अच्छा अब ये रिलीज़ हुए, इसका मतलब क्या है, कोई बैक्टीरियल स्टिमुलस हमको मिला है, अब हमें क्या करना चाहिए, एक्यूट फेज प्रोटीन को सीक्रेट कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, कब, जब माइक्रोबियल स्टिमुलस आता है, ठीक है। टाइप्स देखें, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम एम्लोइड प्रोटीन, एमिनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। कब रिलीज़ होगा, जब मैक्रोफेज जो है कोई बैक्टीरिया को जो है कैच करेगा, तो वो साइटोकाइंस भी रिलीज़ करेगा कि देखो मैंने एक काम किया है, तुम लोग भी समझ जाओ कि ये काम हो चुका है, अब अपनी अपनी तैयारी रखो। साइटोकाइंस किसको सीक्रेट करेगा, 1 को, 6 को, 8 को। ये IL क्या है, इंटरल्यूकिन्स है, ठीक है। तो 1, 6, 8 और जो है उसकी वजह से क्या होगा कि लीवर को जो है पता चलेगा, और लीवर जो है क्या करेगा, एक्यूट फेज प्रोटीन्स को सीक्रेट करेगा, ठीक है। दीज प्रोटीन्स मैक्सिमाइज द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड ऑप्सनाइजेशन ऑफ इन्वेडिंग प्रोटीन माइक्रोब। तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि एक्टिवेटेड है उसके एक्टिवेशन को और मैक्सिमाइज करेंगे और हेल्प करेंगे जो है माइक्रोफेज को, या मतलब कि जो है माइक्रोब को सजाने में, या उसको जो है टारगेट करने में, कि जो है माइक्रोब जो है, जो माइक्रोफेज है उसके पास इजीली चला जाए, इजीली जो है माइक्रोफेज उसको इनगल्फ कर ले, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऑप्सनाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारा ये हो गया एक्यूट फेज प्रोटीन। अब हम लोग आते हैं सेलुलर डिफेंस क्या है, मतलब क्या कोई ऐसे भी सेल हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो यस, ऐसे भी सेल्स हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स, उनके बारे में। अडेप्टिव इम्यूनिटी उनसे रिलेटेड है, लेकिन सेलुलर डिफेंसेस में भी हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। कौन कौन से हमारे ऐसे सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे जितने भी सेल्स हैं ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, ठीक है। तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स हैं ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, जब हमारा कोई भी पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा, तो ये जो है मतलब हमारे जो फिज़िकल बैरियर है या केमिकल बैरियर है उसको उसने क्रॉस कर लिया। अगर उसने क्रॉस कर लिया तो ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और इनका जो मेन काम है ये फैगोसाइटोसिस का है। फैगोसाइटोसिस की हेल्प से जो है ये मेनली काम करते हैं और उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उसको खा जाएं, किसको, माइक्रोब को, ठीक है। तो जब जो है पैथोजन आपका आ जाता है, इन्वेड कर जाता है फिज़िकल एंड केमिकल बैरियर्स को क्रॉस करके, तो दीज स्पेशलाइज सेल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। और फैगोसाइटोसिस क्या है, इनका फंडामेंटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये तो ये वाला काम तो ये करते ही करते हैं, ठीक है। क्या करना कि जो है उस माइक्रोब को घेर लेना और घेर के जो है अपने सेल के अंदर डाल लेना, ठीक है। तो ये काम तो इनका ये फंडामेंटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और ये कौन कौन दिखाता है, ये न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ये सारे आपके क्या शो करते हैं, फैगोसाइटोसिस को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन वर्टिब्रेट्स में देखें कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना ये आपके टिश्यू में होते हैं, ये आपके टिश्यू में होते हैं, ठीक है। और ये आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, मतलब कि अगर आपकी ये जो टिश्यूज़ हैं उसमें माइक्रोफेजेस हैं तो कोई ये बहुत हैरत की बात नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट ही है, नेचुरली प्रेजेंट है। अगर कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भी आ रहा होता तो मैक्रोफेज आपके टिश्यू में है ही है, ठीक है। और ये लॉन्ग लिव सेल होते हैं, ये ज़िंदा रहते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है वो जो है बड़ा है। और ये टिश्यू में क्या करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुप के तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो लेकिन न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से काम नहीं करते, ये भी इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और ये तभी आते हैं जब
जो है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, आपको किसी हेल्दी टिश्यू में जो है न्यूट्रोफिल्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। अगर न्यूट्रोफिल देखने को मिल रहे हैं नॉर्मल टिश्यू में तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, मैक्रोफेजेस आपके टिश्यू में रहते हैं, ब्लड में नहीं रहते ज़्यादा, और न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड में रहते हैं और टिश्यू में नहीं रहते, हेल्दी टिश्यू में आपको नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो देख लीजिए कि मैक्रोफेजेस आर लॉन्ग लिव्ड सेल विच पेट्रोल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। द सेकंड मेजर टाइप, फर्स्ट मेजर टाइप क्या है, मैक्रोफेजेस हैं आपके, और सेकंड मेजर टाइप ऑफ जो फैगोसाइटोसिस सेल है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स कैसी हैं, शॉर्ट लिव्ड है, और मैक्रोफेजेस क्या थे, लॉन्ग लिव थे। ये अबंडेंट होते हैं ब्लड में, लेकिन नॉर्मल टिश्यू, हेल्दी टिश्यू में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, अब आपको फैगोसाइटोसिस पता होगा, नहीं पता तो आगे पढ़ लेते कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। ये इंगेशन है। ठीक है, खाना, किसको खाना, इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल को। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कुछ भी। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी एंड वेरियस सीरम कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। सॉरी Phagocytosis is the engagement of the invading foreign particles such as bacteria by the individual cell। ठीक है, अच्छा, अब फैगोसाइटोसिस ये तो नॉर्मली हो गया, आपने भी पढ़ा था अभी तक कि जो है एक सेल आएगा उसको वो इंगेज कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि दूसरी एडिशनल चीज़ें भी आती हैं और जो है इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जब जो है कोई ऐसी चीज़ें हो रही हों जो कि फैगोसाइटोसिस को जो है इन्हांस कर रही हों, ऐसे फैक्टर्स जो कि फैगोसाइटोसिस को हेल्प कर रहे हों, उनको हम कहते हैं ऑप्सोनिन। क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या करेगा, ऑप्सोनिन जो है आपके जो फैगोसाइटोसिस है उसको फैसिलिटेट करवाएगा। तो आपके ऑप्सोनिन क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी आपका जो है एज अ ऑप्सोनिन काम करता है। और आपके कुछ सीरम कॉम्प्लीमेंट्स, सीरम प्रोटीन्स जो थे ना आपके, जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपने पढ़े थे वो। ठीक है, सीरम कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थे ये भी आपके किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्सोनिन की तरीके से काम करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस में बी इन्हांस्ड बाय द वेरियस ऑफ द फैक्टर्स कलेक्टिवली रिफर्ड एज ऑप्सोनिन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस के उसको प्रोसेस को इन्हांस करेंगे और उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है प्रिपेयर्ड फूड फॉर। ठीक है, खाना तैयार करना एक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, सजा देना खाने को। खाना तो खाना ही है लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीके से जो है प्रिपेयर करना, बहुत बढ़िया तरीके से जो है खाना सर्व करना। ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्सोनिन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। और ये कौन कौन से मतलब हैं हमारे फैक्टर्स, जैसे कि हमारे एंटीबॉडी हो गए और दूसरे जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए वो वाले। ठीक है, अच्छा, द प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलेट एंटीजन आर रेंडर्ड मोर सब्सेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं एंटीजन के साथ या कह लें कि फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ कि अब वो कुछ ज़्यादा सब्सेप्टेबल हो गया है। मतलब पहले तो शायद चांसेस थे जो है वो बच जाता है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बच ही नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बच सकता है। तो ये कुछ ऐसा वाला हो गया। तो ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कि एंटीजन को क्या करा जाता है, रेंडर्ड मोर सब्सेप्टेबल टू द फैगोसाइटोसिस। उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रिपेयर करा जाता है, घेरा जाता है और एक्टिव चीज़ें करी जाती हैं ताकि जो है वो ऑप्सोनाइजेशन उसका फैगोसाइटोसिस क्या और भी अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, इनगल्फ करने के बाद क्या करेंगे, इनगल्फ करने के बाद ये करेंगे कि जब उसको इंजेक्शन उसका हो चुका है तो जो फॉरेन पार्टिकल है वो इंट्रैप्ट हो चुका है। ठीक है, और वो कैसी वैक्यूल में इंटरैप्ट है, फैगोसाइटिक वैक्यूल में इंटरैप्ट है, जिसको आप क्या कहते हो, फैगोसोम भी कहते हो। तो इस फैगोसोम को आप क्या करोगे, जाके लाइजोसोम्स से फ्यूज़ करा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइजोसोम्स के पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो उसको जो है बिल्कुल ब्रेक कर देंगे। तो फैगोसोम को क्या करा, जाके आपने मतलब आपकी सेल ने लाइजोसोम से क्या करा दिया, फ्यूज़ करा दिया। तो अब वो क्या बन गया, फैगोलाइजोसोम। क्या बन गया, फैगोलाइजोसोम। ठीक है, तो इंगेशन के बाद ये वाली एक्टिविटी हुई कि फैगोसोम आया, लाइजोसोम आया, दोनों फ्यूज़ करके क्या बन गए, फैगोलाइजोसोम। अब आपके लाइजोसोम में जो भी आपके एंटी माइक्रोबियल
जो है सब्सटेंस है या साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे, वो ज़ाहिर है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, उसकी डेथ करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो किलिंग है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो किलिंग है वो दो तरीके से होती है। एक मेथड ऐसा होता है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है और एक मेथड ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दो तरीके से जो है फैगो लाइसोसोम में जो है किलिंग होती है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है कि जैसे कि एक सेल है, ठीक है, सेल कह रहे हैं सॉरी, मतलब वो सेल जिसने फैगोसाइटोसिस की है तो हम उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइट कहेंगे। ठीक है, तो वो जो फैगोसाइट है ना, जिसने आपके माइक्रोब को जो है अंदर ले लिया है, अब वो क्या करेगा, वो दो तरीके के मेथड से काम करेगा। या तो वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग कर सकता है और या तो वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग कर सकता है। अगर वो डिपेंडेंट किलिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन को ना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश करेगा। वो जो फैगोसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब वो ऐसा कंज्यूम करता है ना, तो वो उसका जो नियत है कि वो क्या करना चाह रहा है, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बनाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को वो बनाना चाह रहा है। और वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजन के कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं या तो वो नाइट्रोजन के कुछ इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और इनके जो इंटरमीडिएट्स ये बनते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो अब बुक से पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ठीक है, ये अकर होता है। और ये कहाँ अकर होता है, हमारे एक्टिवेटेड फैगोसाइट के अंदर जो है ये होता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है, वो जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो एक्टिवेटेड फैगोसाइट जनरेट करता है नंबर ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो कि जो है क्या होते हैं, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन के इंटरमीडिएट्स, जिनको फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स, हाइपोक्लोराइड एनायंस, सुपर ऑक्साइड एनायंस, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये नाम याद रखना कि हाइड्रोक्साइड रेडिकल, हाइपोक्लोराइड एनायन, सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब क्या है, ऑक्सीजन के इंटरमीडिएट्स हैं। और जो हमारे नाइट्रोजन के इंटरमीडिएट्स हैं वो NO है, NO2 है और HNO2 है। ठीक है, ये सब जो भी इंटरमीडिएट्स हैं ये क्या है, पोटेंट, इनके पास दे हैव पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की किलिंग हो गई, एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट, एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो अब हम इंडिपेंडेंट किलिंग के बारे में देखते हैं कि वो कैसे होती है। ये वही किलिंग है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वाली जो आज तक के हम लोगों को पता है कि जो है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू होती है, लाइसोजाइम के थ्रू होती है, डिफेंसिन भी एक मॉलिक्यूल होता है उसके थ्रू होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस होता है, माइक्रोफेज है, वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा ये सब जो आपके क्या कहना चाहिए, क्या एंजाइम्स हैं, लाइसोजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये सब है ना। और जिसकी एक्टिविटी क्या होगी, वो डिग्रेटिव एक्टिविटी होगी। मतलब कि जो है वो उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और जो ये वाला प्रोसेस होता है यही हम लोग पढ़ते हुए आए और इसी प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है लेक्चर के अपने एंड पर आ गए हैं। आज हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा। और जो है उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक्यूट फेस प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सेलुलर डिफेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और सेलुलर डिफेंस से हमने देखा था कि किलिंग भी दो तरीके की है, एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको कुछ जो है लेक्चर में ना समझ में आया हो तो प्लीज़ जो है कमेंट करके मुझको बताइएगा। बाकी तो मैंने कोशिश की कि आपको लाइन बाय लाइन हर एक जो है मतलब चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। अगर फिर भी कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ जो है आप उसको पिन पॉइंट करिएगा, मैं उसको जो है रेक्टिफाई करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम अडेप्टिव इम्यूनिटी से जो है स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।